डूब कर मेहनत करो आज अपने आप पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग निखरोगे। जय हिंद मित्रों, अभ्यास कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आ जाइए, आज हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला है। यहाँ पर देखिए हम आपका प्रीवियस ईयर का कुछ पेपर लिए हैं और ऐसा जो पेपर है कि 2024 में जितना भी हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है और जो भी एनुअल एग्जाम हुआ है सबसे इसी में से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन को, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है कि जितना भी हमारा क्वेश्चन है सब मोस्ट इंपोर्टेंट यानी 2024 बोर्ड एग्जाम को टारगेट में लेके चल रहे हैं। और आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है वह होने वाला आनुवांशिक रोग। यानी आनुवांशिक रोग क्या है? आनुवांशिक रोग या जेनेटिक डिसीज, आनुवांशिक रोग क्या है? आनुवांशिक रोग क्या है इसको समझाइए। तो अगर हम बात करते हैं आनुवांशिक रोग तथा किन्हीं दो रोगों का नाम बताइए, तथा किन्हीं दो रोगों का नाम बताइए, किन्हीं दो रोगों का नाम बताइए। तो देखिए जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आपको सबसे इंपोर्टेंट यानी बता देती है 3 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रीवियस यानी 2022 में जो हमारा एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं आनुवांशिक रोग क्या होता है। वास्तव में आनुवांशिक रोग होता क्या है? तो देखिए अगर मैं आनुवांशिक रोग की बात करूं कि एक ऐसा रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप में मिलता है उसी को कहते हैं आनुवांशिक रोग। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? कहते हैं आनुवांशिक रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से यानी लाक्षणिक रूप में मिलती है उसी को कहते हैं आनुवांशिक रोग। तो लिखेंगे आनुवांशिकी रोग यानी ऐसा रोग जो किसी संतान को आनुवांशिक, जो किसी संतान को अपने जनक से आनुवांशिक रूप में मिलती है, आनुवांशिक रूप में मिलती है, आनुवांशिक रूप में मिलती है, उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिकी रोग कहते हैं। यानी अब बात करते हैं कि दो उदाहरण अगर दिया जाए तो आप सिंड्रोम का नाम सुने हैं, यानी सिंड्रोम या सहलक्षण। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो इसमें हमारा एक हो जाएगा वारांधता। क्या हो जाएगा? वारांधता हो जाएगा। और एक हो जाएगा हीमोफीलिया। क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया हो जाएगा। तो वारांधता और हीमोफीलिया ये दो आनुवांशिक रोग है और इसमें हमारा सिंड्रोम भी हो सकता है, जैसे क्लाइफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सभी हमारे क्या होते हैं? आनुवांशिक रोग होते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर बात करेंगे कि मेंडल के स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम, मेंडल के स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम या द्विसंकरण का नियम। तो जस्ट अपन देखेंगे कि दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है मेंडल के स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम, मेंडल के स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम, अपव्यूहन का नियम या द्विसंकर का नियम, या द्विसंकरण का नियम, या द्विसंकरण का नियम। तो देखिएगा सबसे इंपोर्टेंट ये भी हमारा 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, इसको VIMP कहेंगे क्योंकि ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपका होने वाला है। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे मेंडल के, सबसे पहले इसको एक फ्लो चार्ट के द्वारा हम समझेंगे कि देखिए मेंडल ने सिर्फ 3 नियम दिया था। मेंडल ने कितना नियम दिया? मेंडल ने 3 नियम दिया था। सबसे पहला उन्होंने दिया प्रभाविता का नियम, दूसरा दिया उन्होंने पृथक्करण का नियम, और जो तीसरा उन्होंने नियम बताया, तीसरा जो उनका नियम है वह है स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम, जिसको हम कहते हैं द्विसंकरण का नियम। तो देखेंगे इसमें उन्होंने 2 प्रकार के बीज लिया, यानी एक लिया गोल बीज, जिसका जीन प्रारूप था R और Y, और एक लिया झुर्रीदार हरा बीज, झुर्रीदार
हरा बीज लिया। इसका लिया स्मॉल आर और स्मॉल वाई लिया, ठीक है। दोनों को क्या कराया, दोनों का को अलग करा दिया, यानी यहां से एक आर इसके साथ हो गया और एक आर वाई इसके साथ हो गया। इसको भी क्या किया, यहां से एक आर वाई, एक यहां से आर वाई इस पे और एक आर वाई इसमें। अब दोनों के बीच क्या कराया, संकरण कराया। क्या कराया, यानी संकरण कराया। तो संकरण में उन्होंने क्या देखा कि जो हमारा F1 पीढ़ी में बना हुआ वाला कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये हमारा यहाँ पे बना है। ये हमारा जो बना है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं F1 पीढ़ी, यानी प्रथम संतति पौधा, यानी F1 पीढ़ी, प्रथम संतति पौधा इसको कह सकते हैं। प्रथम संतति क्या बना, यानी हमारा बना गोल पीला बीज बना, गोल पीला बीज बना। और जब इसमें स्वपरागण उन्होंने क्या करा दिया, स्वपरागण कराया। तो स्वपरागण के दौरान इसमें 4 भाग बने। कितने भाग बने, 4 भाग बने। अब वही 4 भाग यहाँ पे मैं दिखा दूंगा कि कौन कौन से 4 भाग बने हैं। तो आइए मैं उसको जिक्र कर देता हूं कि सबसे पहले वहां पे अगर देखा जाए बना पीला बीज। क्या बना, पीला बीज बन गया। फिर यहां पे बना हरा बीज। क्या बना, हरा बीज बना। हरा बीज बोल सकते हैं हरा गोल बीज। फिर उसके बाद बना झुर्रीदार, ठीक है, झुर्रीदार पीला बीज। फिर बना झुर्रीदार हरा बीज। क्या बन गया, झुर्रीदार हरा बीज। अच्छा, ये हमारा बन गया। ये हमारे क्या थे, तो इसको बोला जाता है लक्षण प्रारूप। ये जो हमारे बने हैं इसको बोला जाता है लक्षण प्रारूप। एक होता है लक्षण प्रारूप, एक होता है जीन प्रारूप। तो अभी मैं इसको फाइंड करूंगा, ठीक है। तो यहां से आपको ये क्लियर होगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि इसका जो अनुपात था वह हमारा था 9, इसका जो था 3 था, इसका भी 3 और इसका भी 1। तो ये जो हमारा होता है यहाँ पर अनुपात हो जाएगा 9:3:3:1 का। ये हमारा द्विसंकर का क्या होता है, अनुपात होता है। लेकिन अगर इसका देखा जाए कि जो इसका जीन अनुपात होता है, इसका जीन अनुपात होता है 1:2:1:2:2:4, फिर होता है 1:2:1। तो ये इसका होता है जीन, ठीक है, ये इसका होता है जीन अनुपात। इसको कहते हैं जीन प्रारूप। ये इसको कहते हैं जीन प्रारूप और एक होता है लक्षण प्रारूप। तो ये हमारा होता है स्वतंत्र अभिवन का नियम, यानी इसमें गोल बीज RRY होता है, झुर्रीदार स्मॉल R स्मॉल Y होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसको संकरण करा के अलग अलग हो जाता है और यहाँ से दोनों को अगर एक साथ मिलाएंगे तो गोल पीला बीज F1 पीढ़ी में बनेगा, ठीक है। ये हमारा F1 पीढ़ी में बनेगा। उसके बाद हमारा प्रथम संतति जो पौधा पड़ेगा उसमें स्वपरागण कराएंगे। तो स्वपरागण के दौरान हमारे लक्षण प्रारूप पीला बीज, हरा गोल बीज, झुर्रीदार पीला बीज, झुर्रीदार हरा बीज। तो ये हमारा बनता है। और इसका पूछता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका वो इसमें इंपोर्टेंट MCQ पूछेगा कि बताइए स्वतंत्र अभिवन का रेशियो क्या होता है। तो 9:3:3:1 का होता है। अच्छा, इसका जीन प्रारूप क्या होता है, 1:1, 1:1, 2:4, 1:1। ये इसका क्या होता है, इसका ये होता है जीन प्रारूप। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अभी मैंने 2 क्वेश्चन कराया, तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इसमें तीसरा जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा वारांधता, यानी वारांधता की रोग क्या है, वारांधता रोग क्या है, टिप्पणी लिखना है, ठीक है, क्या है टिप्पणी लेना है। तो अगर वारांधता रोग की बात करते हैं कि जो वारांधता रोग है वह एक आनुवांशिक रोग है और इसमें क्या होता है, व्यक्ति हरे या लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता है, जिसके कारण ऐसे व्यक्तियों को रेलवे ड्राइवर नहीं बना जाता है। क्यों, क्योंकि अगर बना दिया जाएगा तो धड़ाधड़ ये क्या कर देंगे, एक्सीडेंट करवा देंगे, ट्रेन को ट्रेन में आपस में भिड़वा देंगे, सिग्नल का ये पता ही नहीं लगा पाएंगे। और जो हमारा सिग्नल होता है वो लाल और हरे रंग का ही होता है। तो इसको ये अगर डिफाइन आप करेंगे तो यह एक आनुवांशिक रोग है, यह एक आनुवांशिक रोग है,
यह एक आनुवांशिक रोग है जिसमें रोगी या जिसमें लाल और हरे रंग का पहचान नहीं किया जाता है, का पहचान रोगी नहीं कर पाता है, रोगी नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। इसलिए इससे पीड़ित व्यक्तियों को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है, रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। नहीं बनाया जाता है। तो ये आपका हो गया कि इसलिए इससे पीड़ित व्यक्तियों को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम, यानी क्लाइफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम होता क्या है। तो सबसे पहले हम अगर फर्स्ट अपन देखेंगे तो हम देखेंगे क्लाइफेल्टर सिंड्रोम, यानी क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। तो इसमें जो हमारा है, ठीक है ना, चलिए बहुत ही अच्छे। तो इसमें जो हमारा चौथा नंबर है क्लाइफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम पर टिप्पणी, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखिए। तो देखिए अगर क्लाइफेल्टर की बात करेंगे, क्लाइफेल्टर वास्तव में होता क्या है। तो देखिए क्लाइफेल्टर इससे पीड़ित पुरुषों में एक यक्ष गुणसूत्र अधिक हो जाता है, एक यक्ष गुणसूत्र अधिक हो जाता है, ठीक है, तथा बढ़ जाता है। जैसे 44 यक्ष गुणसूत्र होता है, सभी में अगर देखा जाए तो 22 जोड़ी समान होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, यक्ष बढ़ जाता है, यानी एक 44 3 47 हो गया। तो इसमें अगर देखा जाए गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, 47 हो जाती है, तथा 44 प्लस XXY हो जाता है। यानी इनमें अगर देखा जाए तो गुणसूत्रों की संख्या इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है, यानी 47 होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन था कि क्लाइफेल्टर सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां जो हम देखेंगे, 5वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन, चलिए आर्यन्य क्या है, आर्यन्य क्या है, इसके प्रकार लिखिए तथा निम्न प्रकार के आर्यन्य का नाम लिखिए। निम्न प्रकार के आर्यन्य का नाम लिखिए, आर्यन्य का नाम लिखिए। चलिए आर्यन्य अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो आर्यन्य होता है, आर्यन्य क्या होता है, ये हमारा एक प्रोटीन का संश्लेषण करने वाला एक न्यूक्लिक पदार्थ होता है, यानी आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए आर्यन्य एक आनुवांशिक पदार्थ है। अगर कह सकते हैं कि जो डीएनए होता है वह आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसका मुख्य काम क्या होता है, प्रोटीन पीढ़ी को एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी में पता लगाता है। लेकिन जो आर्यन्य होता है, ये आर्यन्य प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है जो न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार हैं, जो
न्यूक्लिक अम्ल के जो न्यूक्लिक अम्ल के भाग है, जो न्यूक्लिक अम्ल के क्या है, जो न्यूक्लिक अम्ल के भाग हैं। अच्छा, अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए, जो पहला होता है, ठीक है, सबसे पहला अगर देखा जाए तो होता है एमआरएनए। क्या होता है? यानी एमआरएनए। फिर दूसरा होता मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा जो हमारा आरएनए होगा वह होता है आरएनए राइबोसोम आरएनए। तो ये हमारा आरएनए 3 प्रकार का आरएनए होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए 5वां क्वेश्चन की बात करते हैं कि डाउन सिंड्रोम को क्या लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि डाउन सिंड्रोम को मंगोली जड़ता क्यों कहा जाता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। मंगोली जड़ता क्यों कहा जाता है। तो देखिए जो डाउन सिंड्रोम होता है, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं कि मुख्य रूप से जो डाउन सिंड्रोम होता है इसका खोज किया गया था सन 1866 ईस्वी में। सन 1866 ईस्वी में किया गया था, और इसके जो जनक हैं वह हैं लैंगडन डाउन है। अच्छा, ये क्या होता है? सबसे पहले अगर मैं बता दूं तो इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उनमें निम्न प्रकार के अविकारी लक्षण आ जाते हैं। तो इससे ग्रसित व्यक्ति में अविकारी परिवर्तन होता है, अविकार परिवर्तन होते हैं। जैसे कौन कौन सा अविकारी लक्षण होते हैं? तो जैसे अगर बात करता हूं कि इनका चेहरा मंगोलियों के जैसे, पहले के जो मंगोली थे इनका चेहरा मंगोलियों के जैसे हो जाता है। ठीक है, और जो इनकी गर्दन होती है, अंगुलियां होती है, वो छोटी हो जाती है। तो गर्दन व अंगुलियों का छोटी होना, गर्दन व अंगुलियां छोटी हो जाती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? मंगोली जड़ता कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 6वां क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर इसमें देखा जाता है, चलिए बहुत ही अच्छे। अगला क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, इसमें जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि डीएनए व आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो ये आप लोग हम पिछले करा दिए थे। उसके बाद जो 7वां क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या। उसके बाद नर जनन तंत्र, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका मैं ओनली बस वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूं। नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र। तो ये दोनों तंत्र आपको सिस्टम में बता दूंगा पूरा। ये देखिए, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, और एक होता है नर में शुक्राणु का निर्माण, या चित्र।
निर्माण या चित्र। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तब आज का क्लास यहीं पर डन करते हैं। ओके, जय हिंद मित्रों, मिलेंगे अगले क्लास में।